क्या नेपाल भी पाकिस्तान बन गया है? क्या नेपाल भी सेना के कंट्रोल में आने वाला है? क्या नेपाल का अगला रूलर भी आर्मी से होगा? नेपाल की जनता को शांत करने के लिए आज आर्मी चीफ आगे आ गए, वो भी पूरी वर्दी में। करीब 2 मिनट की स्पीच दी, आंदोलनकारियों को बातचीत के लिए बुलाया और बस एक बात नहीं कही। गौर से सुनिएगा, सिर्फ एक बात नहीं कही कि वो सत्ता संभालेंगे। ये वो बात है जो पाकिस्तान या बांग्लादेश के आर्मी चीफ फट से कह देते हैं। तो क्या नेपाल में लोकतंत्र अभी भी जिंदा है? इस रिपोर्ट में समझिए। क्या नेपाली संसद एक दिन में ही फूक गई? क्या नेपाल का राष्ट्रपति भवन बस एक ही झटके में धराशायी हो गया? या ये सब उस प्लानिंग का नतीजा है जो मार्च महीने में ही मुकम्मल हो चुकी थी और आखिरकार सितंबर में एग्जीक्यूट कर दी गई? नेपाल की जेन ज़ी क्रांति का सच आखिर है क्या? नेपाल मीडिया भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाया, लेकिन इंडिया टीवी अपने दर्शकों को एक एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ से आपको दिखा रहा है। राष्ट्रपति भवन पर जहाँ पर देखिए बिल्डिंग को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। क्या नेपाल में राजशाही लौट रही है? क्या नेपाल में कम्युनिस्टों के दिन पूरे हो गए? क्या नेपाल आर्मी का हाथ क्रांति के साथ है? नेपाल में मचे इस बवाल के बीच क्या आपने एक बेहद खास बात नोट की? खास बात यह कि नेपाल उलट पलट हो गया। न संसद बची न सरकार, लेकिन इन 2 दिनों में नेपाली आर्मी कहीं भी नजर ही नहीं आई। नेपाल के आर्मी चीफ अशोक राज सिगदेल कहीं दिखाई ही नहीं दिए। भीड़ ने संसद भवन फूंक दिया, लेकिन आर्मी नदारद रही। राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी गई, लूटपाट हो गई, लेकिन यहां भी किसी को रोकने के लिए फौज नहीं दिखी। पीएम ओली के आवास को भीड़ ने फूंक डाला, लेकिन उन्हें किसी ने रोका टोका नहीं। नेपाल के डिप्टी पीएम और वित्त मंत्री को भीड़ ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा, लेकिन कोई वर्दीधारी उन्हें बचाने नहीं आया। सवाल उठ रहा है कि जिस वक्त नेपाल जल रहा है तो नेपाल की फौज कहां गायब है? नेपाल की सड़कों पर फौज क्यों नहीं दिखाई दे रही? देखिए किस तरह से राष्ट्रपति भवन के अंदर जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर गेट पर जो है बड़ी तादाद में आर्मी का डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पर किया गया है और इसी बात का इंतजार यहाँ पर हो रहा था। जैसा हम बताते किस तरह से यहाँ से उस बैरिकेड को अब तोड़ दिया गया है। आगे एक और जो लेयर है सिक्योरिटी का, वो आर्मी को अब पुश किया जा रहा है। यहाँ पर किस तरह से जो है आगे निकलने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। एक बैरिकेड को सफलतापूर्वक तोड़ने में कामयाब हो गए हैं प्रोटेस्टर्स और आगे अब बढ़ रहे हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर। 2 दिनों में नेपाल की फौज सिर्फ 2 बार दिखाई दी। पहली बार जब पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के घर पर भीड़ ने हमला कर दिया, घर में तोड़फोड़ की, आगजनी की, देउबा से मारपीट की। इस मौके पर नेपाली आर्मी ने देउबा को बचाया, उन्हें सुरक्षित निकाला। पूर्व पीएम झालानाथ खनाल की पत्नी को भीड़ ने जिंदा जला दिया। यहां भी नेपाली आर्मी दिखाई दी, लेकिन पहुंची थी सिर्फ उनकी लाश उठाने के लिए। अशोक राज सिगदेल नेपाल के आर्मी चीफ, लेकिन इस पूरे बवाल के बीच आर्मी चीफ नजर नहीं आए, सुनाई लगातार देते रहे। केपी शर्मा ओली ने
पीएम पद से इस्तीफा दिया तो आर्मी चीफ की वजह से ही दिया। ओली ने देश छोड़ा तो आर्मी चीफ की वजह से ही छोड़ा। 8 सितंबर को बवाल की शुरुआत के बाद नेपाल के पीएम ओली ने आर्मी चीफ से मदद मांगी थी। ओली चाहते थे कि 9 सितंबर को हिंसा दोबारा ना हो, इसके लिए आर्मी तैनात कर दी जाए। ओली ने अपने आर्मी चीफ अशोक राज सिगदेल से कहा कि हालात पर काबू पाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। ओली ने आर्मी चीफ से अपनी सुरक्षा पुख्ता करने को भी कहा, लेकिन खबर यह है कि इन दोनों आदेशों के जवाब में आर्मी चीफ ने ओली को कहा कि पहले वो इस्तीफा दें, उसके बाद ही बाकी दोनों काम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जो ओली हैं उन्होंने ऑलरेडी अपना इस्तीफा जो दे दिया है और उसके बाद आप देखिए किस तरह से राष्ट्रपति भवन की इस बिल्डिंग को कंट्रोल में लेते हुए राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल बाहर की ये तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर जो है पूरा आर्मी का के कंट्रोल में कुछ मिनटों पहले तक ये पूरा जो वो था पूरा ये आर्मी के कंट्रोल में ये राष्ट्रपति भवन हुआ करता था, लेकिन अब जो है नेपाल की जनता यहाँ पर पहुंच गई है ये संदेश देते हुए कि अब जो है यहाँ पर जनता की चुनी हुई सरकार जो है उसका यहाँ पर गठन होगा, निर्माण होगा। जब फौज आदेश मानने से इनकार कर दे तो किसी भी प्रधानमंत्री के पास और कोई चारा ही नहीं बचता कि चुपचाप इस्तीफा देकर जान बचा ले। ओली ने भी यही किया। राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपकर हेलीकॉप्टर से किसी सेफ लोकेशन पर निकल गए। अब समझिए, नेपाल के आर्मी चीफ को जनरल अशोक राज सिगदेल सितंबर 2024 में नेपाल के आर्मी चीफ बने थे। अशोक राज सिगदेल फिलहाल 58 साल के हैं और नेपाल के संविधान के हिसाब से वो 61 साल की उम्र तक आर्मी चीफ रहेंगे, यानी 2028 तक नेपाल की फौज के कमांडर वही रहेंगे। जनरल अशोक राज सिगदेल के नेपाली फौज की कमान संभालने के चंद महीने बाद नेपाल में कुछ ऐसा हुआ जिसने घड़ी की सुइयों के उल्टा घूमने का गहरा इशारा दे दिया। मार्च 2025 में काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की एक विशाल रैली हुई थी। ज्ञानेंद्र शाह के स्वागत के लिए हजारों नेपाली सड़क पर उतर आए और हमारे राजा अमर रहें, राजा के लिए महल खाली करो, ऐसे नारों से काठमांडू गूंज उठा था। तो क्या जिस राजशाही और हिंदू राष्ट्र को किनारे करके नेपाल को कम्युनिस्टों का नया गढ़ बनाया जा रहा था, उसी राजशाही और हिंदू राष्ट्र की याद में नेपाल के लोगों का मन 2 दशकों में ही कम्युनिस्टों से भर गया? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि कम्युनिस्टों की जड़ें उखड़ने लगी तो काठमांडू में भी वही दोहराया गया जैसा चीन ने थियानमेन स्क्वायर में किया था। 8 सितंबर को विरोध की आवाज उठाने वालों को चुन चुन कर गोलियां मारी गई, लाशें बिछा दी गई। नेपाल के आर्मी चीफ अशोक राज सिगदेल का किरदार नेपाल की मौजूदा तस्वीर में बहुत अहमियत वाला दिखाई दे रहा है और इसकी शुरुआत भी मार्च महीने में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की रैली के बाद ही हो गई थी। इसी रैली के बाद नेपाल के सोशल मीडिया में आर्मी चीफ के हवाले से कुछ पोस्ट बहुत तेजी से वायरल होने लगी। इन पोस्ट में आर्मी चीफ के हवाले से ये कहा जा रहा था कि नेपाल की फौज देश की फौज है, किसी सरकार की फौज नहीं है। कहा यह जा रहा था कि मार्च 2025 में आर्मी चीफ ने ओली सरकार को चेतावनी दे दी। चेतावनी इस बारे में कि जनता की भावनाओं का ख्याल रखें। जनता के असंतोष की स्थिति में नेपाली आर्मी जनता के खिलाफ खड़ी नहीं होगी, क्योंकि नेपाली आर्मी देश की आर्मी है, किसी सरकार की आर्मी नहीं। ऐसी पोस्ट के वायरल होने के बाद नेपाल में हलचल बहुत तेज हो गई। कहा जाने लगा कि नेपाल में तख्ता पलट की नींव रख दी गई है। ओली सरकार और आर्मी के बीच अविश्वास की स्थिति बनने लगी। मामला बढ़ने पर कुछ दिनों बाद सेना की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई। इसमें नेपाल की जनता के नाम एक अपील थी। आर्मी की चिट्ठी में कहा गया कि नेपाल आर्मी संविधान की ओर से दी गई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सोशल मीडिया में सेना के रोल को लेकर कई बातें कही जा रही हैं।
लेकिन सेना को जो कहना है वो पत्रकार सम्मेलन और प्रेस रिलीज के माध्यम से कहेगी। ये चिट्ठी आर्मी चीफ की तरफ से सफाई थी, सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का खंडन थी या उन पर मुहर थी, ये कोई नहीं समझ पाया क्योंकि चिट्ठी की भाषा ही इतनी गोलमोल थी। लेकिन ये तय था कि नेपाल आर्मी ने सोशल मीडिया पर चल रही सरकार को चेतावनी वाली खबरों का खुले तौर पर खंडन नहीं किया था। इस घटना के बाद से नेपाल के सोशल मीडिया में हिंदू राष्ट्र और राजशाही की वापसी जैसे मुद्दे तेजी पकड़ने लगे। नेपाल की कम्युनिस्ट ओली सरकार अपने वैचारिक गुरु चीन के प्रति ज्यादा निष्ठावान थी और भारत के साथ पारंपरिक रिश्तों पर भी बर्फ जमाए जा रही थी। ओली ने 2018 वाले कार्यकाल में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ने का फैसला किया था और बाद में उनकी मंजूरी से कई चीनी प्रोजेक्ट नेपाल में शुरू किए गए। नतीजतन नेपाल भी श्रीलंका और अफ्रीकी देशों जैसे चीनी कर्ज के मकड़ जाल में फंसता जा रहा था और भारत से संबंधों में तनाव बढ़ाने के चलते इकोनॉमी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और ओली को चीन का एजेंट कहा जाने लगा। अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हालत से जोड़कर हिंदू राष्ट्र और राजशाही की वापसी वाली मुहिम जब और तेजी पकड़ने लगी तो ओली ने नेपाल में सोशल मीडिया ही बैन कर दिया और यही फैसला नेपाली जनता के क्रोध का बॉइलिंग पॉइंट साबित हुआ। 2 दिन के अंदर नेपाल उलट पुलट हो गया। सरकार गई, संसद गई और नेपाल के आर्मी चीफ हाथ बांधकर ये सब कुछ देखते रहे। मार्च महीने में आर्मी के रोल को लेकर सोशल मीडिया पर जो खबरें उड़ रही थीं, उस पर जवाब नेपाल के आर्मी चीफ ने शायद इसी तरीके से दिया है।